हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जीके एजुकॉट चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम कवर करेंगे जीके करंट अफेयर, जो कि 21 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक के करंट अफेयर टॉपिक्स कवर किए जाएंगे। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस आंसर्स कवर करेंगे जो कि कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं जीके करंट अफेयर्स 21 जुलाई टू 31 जुलाई ऑफ 2022। सबसे पहले हम बात करते हैं 36वें राष्ट्रीय खेलों के बारे में, जिनका आयोजन गुजरात में किया जाएगा। तो भारतीय ओलंपिक संघ यानी कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने 22 जुलाई को 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 को संयुक्त रूप से आयोजित करने के लिए गुजरात ओलंपिक संघ और गुजरात राज्य सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौता ज्ञापन, जिसको माओ भी बोल दिया जाता है, जिसकी फुल फॉर्म होती है मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग। जब भी दो संस्थाओं के बीच में समझौते होते हैं तो उनको माओ बोला जाता है, जिस पर एक दूसरे को हस्ताक्षर करके ज्ञापन सौंपे जाते हैं। तो 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 गुजरात में खेले जाएंगे। ये 27 सितंबर 2022 से लेकर 10 अक्टूबर 2022 तक आयोजित किए जाएंगे। यह गुजरात के 6 शहरों में आयोजित किए जाएंगे, जिसमें सभी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश भाग लेंगे। और इस 36वें राष्ट्रीय खेल में 36 खेलों की मेजबानी की जाएगी। इस साल जो है योगासन और मलखंबा, याद रखिए, योगासन और मलखंबा को खेलों की सूची में जोड़ा गया है। आगे देखते हैं दोस्तों मंकी पॉक्स के बारे में। आजकल एक महामारी फैल चुकी है जिसको मंकी पॉक्स के नाम से जाना जाता है। तो WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में, WHO ने मंकी पॉक्स को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है। मई 2022 से 75 देशों में मंकी पॉक्स के 16,000 से अधिक मामलों की पहचान की गई है। 23 जुलाई को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने मंकी पॉक्स के इस प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है। तो PHEIC, जिसकी फुल फॉर्म हो जाती है पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न। अधिकांश मामले WHO यूरोपीय क्षेत्रों से आ रहे हैं। भारत में अब तक 4 मामले आ चुके हैं। ये कब तक की बात है? 23 जुलाई तक की बात है। वर्तमान में अधिकांश मामलों को बिना हॉस्पिटल में भर्ती किए या किसी दवा के साथ हल किया जा रहा है। इसकी मृत्यु दर भी कम है। तो मंकी पॉक्स जो है इतनी खतरनाक नहीं है। आगे दोस्तों हम बात करते हैं द्रौपदी मुर्मू के बारे में। द्रौपदी मुर्मू जो हमारी नई राष्ट्रपति बन चुकी है, जिसने 25 जुलाई को राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी। द्रौपदी मुर्मू जो भारत की 15वीं राष्ट्रपति होगी। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है मुख्य न्यायाधीश, यानी सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो शपथ दिलाते हैं। फिलहाल जो है मुख्य न्यायाधीश कौन है? NV रमन। द्रौपदी मुर्मू जो है भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति है। उन्हें चुनाव में 64% वोट मिले हैं। तो अपोजिशन की तरफ से यशवंत सिन्हा खड़े हुए थे, जिसको राष्ट्रपति चुनाव में हार मिली। अब पढ़ लेते द्रौपदी मुर्मू के बारे में। द्रौपदी मुर्मू भारतीय जनता पार्टी की नेता है। उनका जन्म 20 जून 1958 ईस्वी को उड़ीसा के मयूरभंज जिले में हुआ था। वे आदिवासी समाज से संबंधित है। वे झारखंड की पहली महिला राज्यपाल थी। वे 2015 से लेकर 2019 तक झारखंड की राज्यपाल रही है। वह भारत के 15वें राष्ट्रपति के कार्यकाल के चुनाव के लिए भाजपा के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि NDA, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की उम्मीदवार है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं 5G स्पेक्ट्रम के बारे में। अभी तक हम मोबाइल में 4G नेटवर्क चलाते हैं, लेकिन अक्टूबर से 5G नेटवर्क स्टार्ट हो जाएगा, जिससे हमारे मोबाइल की डाटा स्पीड 10 गुना हो जाएगी। तो उसके बारे में बताया गया है। 26 जुलाई 2022 को भारत ने अपनी अब तक की सबसे बड़ी स्पेक्ट्रम नीलामी शुरू की है, जिसमें टेलीफोन और इंटरनेट डाटा सिग्नल शामिल है। इस स्पेक्ट्रम प्रक्रिया के तहत जो है 4.3 लाख करोड़ रुपए की लागत से 5G एयरवे के 72 गीगाहर्ट्ज की पेशकश की गई है। तो ये नीलामी शुरू की जाएगी। ज़्यादा इसमें याद रखने की जरूरत नहीं है। 5G स्पेक्ट्रम के बारे में जानिए। 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी शुरू की जा चुकी है। इसके बारे में थोड़ा यहाँ पर देख लेते हैं। 5G स्पेक्ट्रम यानी 5th जनरेशन, यानी 5वीं पीढ़ी इसको बोला जा सकता है।
एक अल्ट्रा हाई स्पीड ऑफर करता है, जो कि 4G स्पीड जो अभी मोबाइल में चलती है उससे 10 गुना इसकी स्पीड हो जाएगी। अगर आप इस समय जो अगर आप मूवी 10 मिनट में डाउनलोड करते हैं तो आप उसको 1 मिनट में डाउनलोड कर पाएंगे। 5G स्पेक्ट्रम अल्ट्रा लो लेटेंसी कनेक्शन को भी पावर देता है, जिससे कुछ सेकंड में मोबाइल डिवाइस के अंदर फुल लेंथ हाई क्वालिटी मूवी या वीडियो डाउनलोड किया जा सकता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कारगिल विजय दिवस के बारे में, जो हर साल जो है 26 जुलाई को मनाया जाता है। ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 1999 में जब कारगिल वार हुआ था, उस समय पर पाकिस्तान सैनिकों की घुसपैठ के खिलाफ ऑपरेशन विजय में भारतीय सशस्त्र बलों की जीत को याद करने के लिए हर साल 26 जुलाई को पूरे भारत में कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। कारगिल विजय दिवस मनाने का उद्देश्य राष्ट्रव्यापी अभियानों के माध्यम से विशेष रूप से युवाओं में युद्ध में राष्ट्रवाद और देशभक्ति की भावना जागृत करना है, बहादुर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करना है। कारगिल युद्ध को ऑपरेशन विजय का नाम दिया गया था। यह भारत और पाकिस्तान के बीच में एक सशस्त्र संघर्ष था, एक युद्ध था जो लद्दाख के कारगिल जिले में और LOC लाइन ऑफ कंट्रोल या फिर नियंत्रण रेखा के साथ अन्य स्थानों पर हुआ था। यह 60 से अधिक दिन तक चला था, यानी कि 26 मई से लेकर 26 जुलाई तक यह युद्ध लड़ा गया था, जो कि 60 दिन के लिए हुआ था। अब दोस्तों देख लेते हैं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार यानी नेशनल फिल्म अवार्ड्स 2022 के बारे में। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सोराराय पोट्रू ने सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है अभिनेता सूर्या को, जो साउथ मूवी के सुपरस्टार है, और अजय देवगन को, जिनको तानाजी मूवी के लिए पुरस्कार मिला है। तो दोनों को पुरस्कार मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के पुरस्कार अपर्णा बारामुरली को सोराराय पोट्रू के लिए दिया गया है। अयप्पन कोशियुम के लिए सच्चिदानंदन KR को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार दिया गया है। नाट्यम के लिए तेलुगु में सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी का पुरस्कार दिया गया है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार नेशनल फिल्म अवार्ड्स के बारे में जान लेते हैं। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की शुरुआत 1954 में की गई थी। यह देश में सबसे प्रमुख फिल्म पुरस्कार समारोह है। ये फिल्म समारोह निदेशालय भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव और भारतीय पैनोरमा के साथ यह पुरस्कार प्रदान करता है। नई दिल्ली में विज्ञान भवन में पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। फिल्म महोत्सव निदेशालय ने 22 जुलाई को नई दिल्ली में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का आयोजन किया था। अब दोस्तों इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। गूगल मैप के अंदर एक नई सेटिंग एक नई टेक्नोलॉजी लॉन्च की है, जिसका नाम है स्ट्रीट व्यू। तो आप गूगल मैप के अंदर जाकर स्ट्रीट व्यू में चेक कर सकते हैं। भारत के अंदर 10 शहर यानी कि 10 सिटी के अंदर स्ट्रीट व्यू की सेवा लॉन्च की है। इसमें हम क्या देख सकते हैं, आप किसी भी एड्रेस को 3D एंगल से देख सकते हैं। एक लाइव व्यू देख सकते हैं। लाइव तो नहीं बोल सकते, लेकिन आपको लगेगा कि आप लाइव व्यू देख सकते हैं। पहले हम एक लोकेशन के हिसाब से एड्रेस पे पहुंचते थे, लेकिन अभी जो है उस एड्रेस के आसपास की लोकेशन, उसका फुल व्यू आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं। ये आप गूगल मैप में जाकर देख सकते हैं। इसके बारे में जान लेते हैं। गूगल मैप ने हाल ही में 2 स्थानीय कंपनी यानी भारत की 2 कंपनियां जेनेसिस इंटरनेशनल्स और टेक महिंद्रा के साथ मिलकर भारत के 10 शहरों में अपना स्ट्रीट व्यू सर्विसेज लॉन्च किया है। इससे पहले सरकार ने इस तरह की सर्विस की परमिशन नहीं दी थी। क्यों? क्योंकि उनको सिक्योरिटी और सेफ्टी से खतरा था। लेकिन इसमें क्या है, स्ट्रीट व्यू से आप जो पिक्चर देखेंगे वो काफ़ी पुरानी होगी, इसलिए वो लाइव नहीं होगी। तो वो सिर्फ एक आपको जरिया बन सकती है कि आप एड्रेस पे जाके एक एग्जैक्ट लोकेशन को आप ट्रेस कर सकते हैं। तो यह सेवा गूगल मैप स्ट्रीट की सेवा 10 शहरों में लागू की गई है, जिसमें बेंगलोर, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, पुणे, नासिक, हैदराबाद, वडोदरा, अमृतसर और अहमदनगर है। गूगल ने 2022 के अंत तक 50 से अधिक शहरों में सेवा का विस्तार करने की योजना बनाई है। अब दोस्तों जान लेते हैं BSNL और BBNL का आपस में विलय हो गया है। BSNL क्या है? भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड, और BSNL क्या है? भारतीय संचार निगम लिमिटेड। इन दोनों का आपस में विलय हो गया है। BSNL सरकार की कार्यकारी शाखा के रूप में काम करेगी और संपत्ति का स्वामित्व सरकार के पास होगा। दोस्तों अब जान लेते हैं भारत के स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत के बारे में, जो कि भारतीय नौसेना को हैंडओवर कर दिया गया है। स्वदेशी विमान वाहक पोत यानी हमारे देश में जो बना हुआ INS विक्रांत को 28 जुलाई 2022 को भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया है।
यह पहला भारतीय स्वदेशी विमान वाहक पोत है। इससे पहले जितने भी विमान वाहक पोत रहे हैं यानी एयरक्राफ्ट कैरियर रहे हैं वो भारत ने दूसरे देशों से खरीदे हैं, लेकिन इस विमान वाहक पोत को INS विक्रांत को कोचिन शिपयार्ड ने बनाया है। अब इसके फीचर्स के बारे में जान लेते हैं। INS विक्रांत 45,000 टन का युद्धपोत है जिसका निर्माण लगभग 20,000 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। यह 262 मीटर लंबा है, 62 मीटर चौड़ा है। इसको 18 समुद्री तल की परिभ्रमण गति के साथ 7500 समुद्री मील का परिचालन सहन सकती है, यानी कि इसकी जो स्पीड रहेगी वो 18 समुद्री मील रहेगी और यह लगभग 7500 समुद्री मील तक की दूरी तय कर सकता है। यह विमान वाहक पोत 30 लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर एक साथ ले जा सकता है। इसे अगस्त 2022 में कमीशन कर दिया जाएगा, यानी भारतीय सेना में इसका उपयोग होना शुरू हो जाएगा। भारत के पहले विमान वाहक पोत के सम्मान में इस कैरियर का नाम INS विक्रांत रखा गया है, यानी इससे पहले भारत के पास INS विक्रांत था जो किसी विदेशी कंपनी से भारत ने खरीदा था। उस विमान वाहक पोत का इस्तेमाल 1971 के युद्ध में किया गया था। उस विक्रांत को 31 जनवरी 1997 को कार्य मुक्त कर दिया गया था। अभी जो है भारत के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हो जाएंगे, एक का नाम है INS विक्रमादित्य और दूसरा ये हो जाएगा INS विक्रांत। अब दोस्तों जान लेते हैं रूस के बारे में। रूस ने वर्ष 2022 के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र छोड़ने का फैसला किया है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र क्या है? यह एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है जो कि अंतरिक्ष के अंदर स्पेस के अंदर बनाया गया है। यह काफ़ी बड़ा एक सैटेलाइट है जिसमें विभिन्न देशों के साइंटिस्ट जाकर कार्य करते हैं, काम करते हैं। रूस ने वर्ष 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र द इंटरनेशनल स्पेस सेंटर को छोड़ने का फैसला किया है। तो रूस की अंतरिक्ष एजेंसी जिसका नाम है रोसकोसमोस, उनके अध्यक्ष यूरी बोरिसोव ने इस निर्णय की घोषणा की है। यूक्रेन में रूस की सैन्य कार्रवाई को और उसके खिलाफ लगाए गए प्रतिबंधों से रूस और पश्चिमी देशों के बीच बढ़ते तनाव के बीच यह घोषणा की गई है। रूस और अमेरिका ने दोनों ने मिलकर पृथ्वी की कक्षा में 1998 में इस केंद्र को स्थापित किया था। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यह एक बाहरी अंतरिक्ष में मानव निर्मित उपग्रह है, यानी यह मनुष्य के द्वारा बनाया गया ऐसा सैटेलाइट है। इसमें अनुसंधान और शोध किए जाते हैं, रिसर्च और डेवलपमेंट किए जाते हैं। इसे पृथ्वी की निकटवर्ती कक्षा में, यानी जो सबसे क्लोज कक्षा ऑर्बिट है, उसमें इसको स्थापित किया गया है। इस स्पेस सेंटर के अंदर नासा के साथ, नासा जो कि USA की स्पेस एजेंसी है, उसके साथ रूस की रशियन फेडरल स्पेस एजेंसी RKA, जापान की एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी JAXA, कनाडा की कैनेडियन स्पेस एजेंसी CSA और यूरोपीय देशों की संयुक्त यूरोपियन एजेंसी ESA मिलकर काम कर। अब दोस्तों जान लेते हैं राष्ट्रमंडल खेल 2022 के बारे में, यानी कॉमनवेल्थ गेम 2022 के बारे में, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। भारत ने 31 जुलाई तक 2022 के कॉमनवेल्थ गेमों में 6 पदक जीत चुका है, जिसमें 3 गोल्ड मेडल है, 2 सिल्वर मेडल और 1 क्या है ब्रोंज मेडल। इसमें जो 3 गोल्ड मेडल जीते गए हैं वे मेडल जो है वेट लिफ्टिंग में मिले हैं, जिसमें मीराबाई चानू, जेरेमी लाल नेरूंगा और अंचिता सोली ने जीते हैं। 2022 के कॉमनवेल्थ गेम में पहला मेडल जो है संकेत महादेव ने जीता था, जिसने 55 किलोग्राम की कैटेगरी में वेट लिफ्टिंग में रजत पदक जीता था। कुछ इन कॉमनवेल्थ गेम के बारे में जान लेते हैं। कॉमनवेल्थ गेम जो है 27 जुलाई से लेकर 7 अगस्त तक खेले जाएंगे। इनका आयोजन इंग्लैंड के शहर बर्मिंघम में किया गया है। इस इवेंट में भारतीय दल का नेतृत्व PV सिंधु और मनप्रीत सिंह ने किया था। नीरज चोपड़ा इन राष्ट्रमंडल खेलों में भाग नहीं लेंगे। अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से किसे हाल ही में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का नया प्रमुख नियुक्त किया है? इसका राइट आंसर रहेगा आशीष कुमार चौहान को, जिसको नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE का अध्यक्ष नियुक्त किया है। NSE क्या है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज क्या है? ये हमारे देश की 2 स्टॉक एक्सचेंजों में से एक है। एक का नाम है BSE और दूसरे का नाम है NSE, जो भारत की कंपनियों पर जो शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं उनके ऊपर निगरानी रखती है। सेकंड है INS सिंधु ध्वज को हाल ही में कितने वर्षों की सेवा के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया है? तो इसका राइट आंसर रहेगा 35 वर्षों के बाद। तो INS सिंधु ध्वज को 35 वर्षों की सेवा के बाद भारतीय सेना से सेवा मुक्त कर दिया गया है। थर्ड है इनमें से कौन सा राज्य अपने इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो इसका राइट आंसर रहेगा केरला। तो केरला ने
हाल ही में अपनी इंटरनेट सेवा शुरू की है और यह ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है जो अपनी इंटरनेट सेवा पूरे राज्य में देगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस बैंक ने हाल ही में व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा शुरू की है? तो इसका राइट आंसर रहेगा भारतीय स्टेट बैंक ने। तो भारतीय स्टेट बैंक ने हाल ही में व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा शुरू की है। यह सेवा जो है एसबीआई ग्राहकों को व्हाट्सएप पर कुछ बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाने में हेल्प करेगी। एसबीआई जो है कॉर्पोरेट ग्राहकों को और एग्रीगेटर्स के लिए एपीआई बैंकिंग भी शुरू करेगा। और नेक्स्ट आ जाता है, द्रौपदी मुर्मू हाल ही में भारत की कौन सी राष्ट्रपति बनी है? तो ये रहेगा 15वीं। तो भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी मुर्मू, जो कि उड़ीसा से है और पहली आदिवासी राष्ट्रपति है। तो दोस्तों ये था जीके करंट अफेयर 21 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक। तो दोस्तों मैं करंट अफेयर्स में 10 दिन का 7 से लेकर 10 दिन तक का करंट अफेयर्स लेकर आता हूँ और वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है क्योंकि मैं इसमें थोड़े डिटेल में इन्फॉर्मेशन देता हूँ। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपको ये लंबी वीडियो चाहिए या शॉर्टकट में चाहिए वो भी ज़रूर बताएं, तो मैं इनको बिना डिटेल के भी अपलोड कर सकता हूँ। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो इसको जरूर लाइक करें, शेयर करें और जिसने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक सभी को। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।